इजराइल और पैलेस्टाइन मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच हाईजैकिंग और अटैक्स का सिलसिला चल रहा था। वहां से 4 नए पैसेंजर्स प्लेन में चढ़े। इन 4 लोगों ने ही कुछ घंटों बाद दुनिया के सबसे ड्रामेटिक हाईजैकिंग इंसिडेंट्स में से एक को अंजाम दिया। पायलट माइकल बैकस को ऑर्डर दिया गया कि फ्लाइट का रूट चेंज करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था डिस्टेंस। युगांडा इजराइल से लगभग 4000 किलोमीटर दूर था। अगर मिशन फेल हो जाता तो होस्टेजेस तुरंत मार दिए जा सकते थे। प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि इजराइल के गवर्नमेंट को लगा कि अगर उन्होंने पैसेंजर्स को नहीं बचाया तो उनकी कभी भी इजराइल में सरकार दोबारा नहीं बन सकती है। ऑपरेशन का कोड नेम रखा गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट। 1976 की दुनिया में मिडिल ईस्ट ऑलरेडी टेंशन से भरा हुआ था। इजराइल और पैलेस्टाइन मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच हाईजैकिंग और अटैक्स का सिलसिला चल रहा था। इसी बैकग्राउंड में 27 जून 1976 को एयर फ्रांस फ्लाइट 139 तेल अवीव से पेरिस के लिए उड़ी। प्लेन में लगभग 248 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। जब फ्लाइट एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रुकी, वहां से 4 नए पैसेंजर्स प्लेन में चढ़े। ये पैसेंजर्स कोई आम पैसेंजर्स नहीं थे। इन 4 लोगों ने ही कुछ घंटों बाद दुनिया के सबसे ड्रामेटिक हाईजैकिंग इंसिडेंट्स में से एक को अंजाम दिया। इनमें 2 जर्मन मिलिटेंट्स थे, वाइल्फ्राइड बोस और ब्रिगेड कुलमान, जो ग्रुप रेवोल्यूशनरी सेल से जुड़े हुए थे। बाकी मिलिटेंट्स पैलेस्टाइनियन ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन से थे। प्लेन में चढ़ने के बाद 2 फर्स्ट क्लास में बैठ गए और 2 इकोनॉमी क्लास में। प्लान सिंपल था, फ्लाइट स्टेबल होने के बाद हाईजैकिंग स्टार्ट करनी है ताकि शुरू में किसी को शक ना हो। कुछ देर बाद इकोनॉमी सेक्शन में बैठे मिलिटेंट्स ने अचानक गन्स और ग्रेनेड्स निकाल लिए। कैबिन में चलाते हुए उन्होंने अनाउंस किया कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। इस वक्त फर्स्ट क्लास सेक्शन में बैठे मिलिटेंट कॉकपिट की तरफ बढ़ा और क्रू को गन पॉइंट पर लेकर कॉकपिट का डोर खुलवाया। पायलट माइकल बैकस को ऑर्डर दिया गया कि फ्लाइट का रूट चेंज करें। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी जान को खतरा नहीं होगा, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है तो पायलट को जान से मार दिया जाएगा। इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर को शुरू में समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन जब ग्रेनेड दिखाया गया और हाईजैकर्स चिल्लाए तब सबको पता चल गया कि सिचुएशन सीरियस है। हाईजैकर्स ने प्लेन को पहले लिबिया ले जाकर लैंड कराया, जहां रिफ्यूलिंग के लिए प्लेन कई घंटों तक रुका। इसी स्टॉप के दौरान एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ। एक फीमेल पैसेंजर ने हाईजैकर्स को कन्विंस किया कि वो प्रेग्नेंट है और उसका मिसकैरेज हो रहा है। उसने इतना रियलिस्टिक एक्ट किया कि हाईजैकर्स को लगा अगर वो प्लेन में रही तो सिचुएशन सीरियस हो सकती है। आखिरकार उसे एयरपोर्ट पर उतारकर हॉस्पिटल भेज दिया गया। जैसे ही वो रिलीज हुई उसने अथॉरिटीज को बता दिया कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। इसी मूवमेंट से दुनिया भर की मीडिया और गवर्नमेंट को हाईजैकिंग की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल गई और इजराइल की गवर्नमेंट पर पब्लिक प्रेशर बढ़ने लगा कि पैसेंजर्स को किसी भी तरह बचाया जाए। प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इजराइल के गवर्नमेंट को लगा कि अगर उन्होंने पैसेंजर्स को नहीं बचाया तो उनकी कभी भी इजराइल में सरकार दोबारा नहीं बन सकती है। रिफ्यूलिंग के बाद प्लेन अफ्रीका के कंट्री युगांडा के एंटीब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। युगांडा उस वक्त डिक्टेटर इदी अमीन के कंट्रोल में था। जब हाईजैक प्लेन एंटीब पहुंचा तो अमीन खुद एयरपोर्ट पर आया और हाईजैकर्स के साथ फ्रेंडली बिहेवियर दिखाया। पैसेंजर्स को एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया, जहां युगांडा सोल्जर्स भी टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। हाईजैकिंग के बाद इजराइल में इमरजेंसी मीटिंग स्टार्ट हो गई। गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे यित्ज़हाक रैबिन और डिफेंस मिनिस्टर थे शिमोन पेरेस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था डिस्टेंस। युगांडा इजराइल से लगभग 4000 किलोमीटर दूर था। अगर मिशन फेल हो जाता तो होस्टेजेस तुरंत मार दिए जा सकते थे। इसलिए इजरायली मिलिट्री प्लानर्स, जिसमें डन शमरॉन जैसे ऑफिसर शामिल थे, ने कई डिफरेंट प्लान्स बनाए, लेकिन हर प्लान में कोई ना कोई फैटल रिस्क था। उन्होंने 3 प्लान बनाए। सबसे पहला प्लान था लेक विक्टोरिया कमांडो प्लान, जिसमें की आइडिया था इजरायली कमांडोज को युगांडा के पास के ह्यूज लेक विक्टोरिया में पैराशूट कर दिया जाएगा। प्लान ये था कि इजरायली नेवी कमांडोज रात में प्लेन से
में पैराशूट करेंगे, उनके पास रबर बोट्स होंगी, वो साइलेंटली लेक क्रॉस करके एंटीब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच के पास लैंड करेंगे, फिर टर्मिनल बिल्डिंग तक चल कर जाएंगे, टेररिस्ट को एलिमिनेट करेंगे और पैसेंजर्स को फ्री करेंगे। ये प्लान पेपर पर काफ़ी स्टेल्दी लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। सबसे पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई कि लेक विक्टोरिया में बहुत ज़्यादा नाइल क्रोकोडाइल्स हैं। अगर कमांडोज लेक में पैराशूट करते तो उनका सर्वाइवल ही रिस्की हो जा सकता था। दूसरा इशू और भी डेंजरस था, रेस्क्यू के बाद पैसेंजर्स को वापस इजराइल कैसे ले जाएंगे, इसका क्लियर सोल्यूशन नहीं था। इसी वजह से इजरायली कैबिनेट ने ये प्लान रिजेक्ट कर दिया। अब दूसरा प्लान था एयरपोर्ट पैराट्रॉपर प्लान, जो कि और भी ज़्यादा एग्रेसिव था। इसमें आइडिया था कि इजरायली पैराट्रॉपर्स को डायरेक्टली एंटेब एयरपोर्ट के पास पैराशूट कर दिया जाएगा। प्लान का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, सोल्जर्स पैराशूट से एयरपोर्ट के पास लैंड करेंगे, टर्मिनल बिल्डिंग तक रश करेंगे, टेररिस्ट और युगांडा सोल्जर से फ्लाइट करेंगे, होस्टेजेस को फ्री करेंगे। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर डॉजन्स ऑफ सोल्जर्स पैराशूट से लैंड करते तो टेररिस्ट तुरंत अलर्ट हो जाते। इसका मतलब पैसेंजर्स को तुरंत शूट किया जा सकता था, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म हो जाता। इसी वजह से मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने कंक्लूड किया कि ये प्लान पैसेंजर्स के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है और गवर्नमेंट ने प्लान 2 भी रिजेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं तीसरे प्लान की। तीसरे प्लान में केन्या से सीक्रेट बोट अटैक करना था। थर्ड प्लान मोसद प्लानर्स ने सजेस्ट किया। आइडिया ये था, इजरायली सोल्जर्स सीक्रेटली केन्या पहुंच जाएंगे, वहां मोसद एजेंट्स पहले से एक याच अरेंज करेंगे, सोल्जर लेक विक्टोरिया से बोट के थ्रू एंटीब एयरपोर्ट के पास लैंड करेंगे, रात के अंधेरे में टर्मिनल पर अटैक करेंगे। इस प्लान का एडवांटेज था कि सोल्जर्स स्टेल्थ में आ सकते थे, लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम्स थी। सबसे बड़ा इशू, केन्या ओपनली इजराइल को सपोर्ट करता हुआ दिखता तो डिक्टेटर एदी अमीन का गुस्सा केन्या पर गिर सकता था। दूसरा इशू था टाइम, बोट से अप्रोच करना स्लो था और होस्टेज डेडलाइन बहुत पास आ रही थी, इसलिए प्लान 3 भी रिजेक्ट कर दिया गया। जो प्लान फाइनल हुआ वो था डायरेक्ट एयरबोर्न असॉल्ट। अब इजरायली प्लानर्स के पास सिर्फ एक रिस्की ऑप्शन बचा, डायरेक्ट अटैक। प्लान था इजरायली एयरक्राफ्ट सीक्रेटली युगांडा तक फ्लाई करेंगे, सोल्जर्स एयरपोर्ट पर डायरेक्टली लैंड करेंगे, टर्मिनल बिल्डिंग पर लाइटनिंग अटैक करेंगे, पैसेंजर्स को रेस्क्यू करके तुरंत वापस फ्लाई करा जाएगा। इस प्लान को डिजाइन किया इजरायली मिलिट्री प्लानर्स की टीम ने, जिसमें दन शोमरॉन का मेजर रोल था। ऑपरेशन का कोड नेम रखा गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट, इसलिए क्योंकि ये प्लान प्रॉपर स्पीड पर काम करेगा। इस मिशन के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई, जिसे लीड कर रहे थे एलाइट कमांडो ऑफिसर योनाथन नेतन्याहू। प्लान का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, 4 C-130 हेरक्लूज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट युगांडा तक फ्लाई करेंगे, एक ब्लैक मर्सिडीज और लैंड रोवर कॉन्वे क्रिएट किया जाएगा ताकि वो डिक्टेटर इदी अमीन की ऑफिशियल कॉन्वे लगे। कमांडोज टर्मिनल बिल्डिंग तक क्वाइटली पहुंच जाएंगे, फिर सडन अटैक करके पैसेंजर्स को फ्री करेंगे। इस प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था सरप्राइज। अगर टेररिस्ट को पहले से पता चल जाता तो पूरा मिशन फेल हो जा सकता था। इजरायली कैबिनेट ने इंटेंस डिबेट के बाद फाइनली 3 जुलाई 1976 को इस प्लान को अप्रूव कर दिया और इसी से हिस्ट्री का सबसे डेयरिंग होस्टेज रेस्क्यू मिशन स्टार्ट हुआ। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था जिसने बाद में इजरायली प्लानिंग में बहुत हेल्प की। एंटीब एयरपोर्ट का ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग कभी इजरायली कंस्ट्रक्शन कंपनी ने डिज़ाइन और बिल्ड किया था। इस वजह से इजराइल के पास उस बिल्डिंग का लेआउट और ब्लूप्रिंट्स ऑलरेडी अवेलेबल थे। जब रिलीज पैसेंजर्स ने बताया कि होस्टेजेस ओल्ड टर्मिनल में रखे गए हैं तो इजरायली प्लानर्स को एग्जैक्ट आइडिया मिल गया कि टेररिस्ट और पैसेंजर्स किस एरिया में हो सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन रेस्क्यू प्लानिंग के लिए बहुत क्रूशियल बनी। कुछ दिनों बाद हाईजैकर्स ने पैसेंजर्स को नेशनैलिटी और रिलीजन के बेसिस पर अलग करना स्टार्ट किया। जो पैसेंजर्स इजरायली या जैविश नहीं थे उन्हें ग्रेजुअली रिलीज कर दिया गया और फ्लाइट से पेरिस भेज दिया गया। एदी अमीन ने मीडिया के सामने क्लेम किया कि उसकी मीडिएशन की वजह से ये
रिलीज हुआ और उसने खुद को हीरो की तरह प्रेजेंट किया। रियलिटी में युगांडा आर्मी टेररिस्ट को प्रोटेक्शन दे रही थी। इसके बाद टर्मिनल में मोस्टली इजरायली और जैविश होस्टेजेस ही रह गए। इजराइल में मीनवाइल इमरजेंसी मीटिंग्स चल रही थी। टेररिस्ट ने डिमांड रखी कि इजराइल अपनी जेल से पैलेस्टाइनियन प्रिजनियर्स को रिलीज करे। अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो पैसेंजर्स मार दिए जाएंगे। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज मोसाद ने रिलीज पैसेंजर्स ने टर्मिनल का लेआउट और हाईजैकर्स की पोजीशंस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। ऑपरेशन का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इजरायली ऑफिसर दन शमरॉन ने लिया और टैक्टिकल कमांड एलाइट यूनिट साइट मटकाल के लीडर योनातन नेतन्याहू को दिया गया। प्लान बहुत क्लेवर था। इजरायली एयरक्राफ्ट सीक्रेटली युगांडा जाएंगे और कमांडोज एक ब्लैक मर्सिडीज और लैंड रोवर व्हीकल्स में टर्मिनल की तरफ जाएंगे ताकि वो डिक्टेटर ईदी अमीन को कन्वे जैसा लगे। लेकिन ऑपरेशन से कुछ दिन पहले ही ईदी अमीन ने अपनी कार चेंज करके ब्लैक मर्सिडीज से वाइट मर्सिडीज यूज करना स्टार्ट कर दी थी। इजरायली कमांडोज को इस चेंज की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसी वजह से जब ब्लैक मर्सिडीज एयरपोर्ट पर आई तो युगांडन सोल्जर्स को थोड़ा शक हुआ। 3 जुलाई 1976 की रात इजरायली एयरक्राफ्ट क्वाइटली एंटीब एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। कमांडोज टर्मिनल की तरफ बढ़े और जैसे ही युगांडा सोल्जर्स को डाउट हुआ, इजरायली फोर्सेस ने सडन अटैक लॉन्च कर दिया। सोल्जर्स लाइटनिंग स्पीड से टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर घुसे और पैसेंजर्स को फ्लोर पर लेटने को बोला ताकि टेररिस्ट आइडेंटिफाई किए जा सके। इसी क्योज में एक ट्रैजिक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई। एक पैसेंजर पैनिक में अचानक खड़ा होकर भागने लगा। कमांडोज को लगा कि शायद वो भी हाईजैकर हो सकता है और कंफ्यूजन में उस पर फायर हो गया। ये ऑपरेशन की एक्सीडेंटल कैजुअलिटीज में एक थी। इजरायली कमांडोज ने कुछ ही मिनट्स में हाईजैकर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया और होस्टेजेस को प्लेन्स की तरफ ले जाने स्टार्ट किया। 102 पैसेंजर सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिए गए। जब एयरक्राफ्ट इजराइल की तरफ उड़ गए तब सबको लगा मिशन कंप्लीट हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि एक एल्डरली इजरायली वीमेन डोरा बलोच वहां नहीं थी। हाईजैकिंग के दिनों में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और उन्हें ट्रीटमेंट के लिए लागो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त वो टर्मिनल पर नहीं थी, इसलिए वो युगांडा में ही रह गई। बाद में युगांडा रेजिम के लोगों ने उनका मर्डर कर दिया, जो इस इंटायर इंसिडेंट का सबसे ट्रेजिक चैप्टर माना जाता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल था, लेकिन एक और ह्यूज सेक्रीफाइस हुआ। मिशन के कमांडर योनातन नेतन्याहू गन फाइट के दौरान शहीद हो गए। उनकी ब्रेवरी के ऑनर में ऑपरेशन का नाम बाद में ऑपरेशन एंटीब के साथ साथ ऑपरेशन योनातन भी कहा जाने लगा। हिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये भी है कि योनातन नेतन्याहू के छोटे भाई बेंजामिन नेतन्याहू बाद में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने कई बार भाई की ब्रेवरी और एंटीब मिशन का जिक्र किया। ऑपरेशन एंटीब सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये इंटेलिजेंस, करेज और प्लानिंग का एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जाम्पल था। 4000 किलोमीटर एनिमी टेरिटरी में जाकर सिर्फ 1 घंटे से कम टाइम में होस्टेजेस को रेस्क्यू करना उस वक्त ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। फिर भी इजरायली कमांडोज ने ये कर दिखाया। इसी वजह से आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमीज ने इस ऑपरेशन को मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे डेयरिंग होस्टेजेस रेस्क्यू मिशन में काउंट किया जाता है। और शायद इसीलिए एंटीब की कहानी हमें ये समझाती है, कभी कभी हिस्ट्री के सबसे बड़े मूवमेंट सिर्फ कुछ मिनट्स के डिसीजंस, कुछ लोगों की ब्रेवरी और एक इम्पॉसिबल लगने वाले प्लान से लिखे जा सकते हैं। क्या आप जानते थे इसके बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की अपडेट्स के लिए फॉलो करने फेयर हॉकर को।